नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है। चाहे आप छोटी सी न्यूज़ देख रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या फिर एक मूवी देख रहे हो, ये मुद्दा कहीं न कहीं किसी भी रूप में आ ही जाता है वहाँ पर। इसमें वर्ल्ड लीडर्स को लेकर एक अलग ही खलबली सी मची हुई है। climate change. क्योंकि कई सारे सम्मेलन हो रहे हैं, कई सारी एक बड़े वैश्विक स्तर पर नीतियाँ बनाई जा रही है। मतलब ये एक प्रॉब्लम वैश्विक समस्या होने के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है हमारे सामने। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। मतलब कि क्लाइमेट चेंज आखिर होता क्या है, मतलब व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, और ये कैसे हो रहा है और ये किस तरीके से हो रहा है, हम यह भी समझने वाले हैं। और हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि ह्यूमंस पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है। और उसके साथ लास्ट में हम वीडियो में बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अगर मैं क्लाइमेट चेंज का सिंपल अर्थ बताऊं हिंदी में, तो जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जलवायु में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। और इसे अगर डेफिनेशन के साथ देखें तो एक लंबे समय में किसी विशेष स्थान के जलवायु में हुआ परिवर्तन, तापमान और मौसम में जो परिवर्तन होता है उससे ही वहाँ का क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है संपूर्ण पृथ्वी पर कैसे हो रहा है। मतलब कि अगर एक स्थान पर होता तो बात समझ में आती है कि वहाँ का कोई स्थानीय कारण रहा होगा, लेकिन अब ये पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से हो रहा है हम ये समझने वाले हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बेसिक साइंस समझे तो वो ये है, जब हम ह्यूमंस पृथ्वी पर आए तो हमने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कई सारे क्रियाकलाप किए जिससे कि जीवन और सरल बन जाए। ताकि जैसे हमने आग का एवोल्यूशन किया, उसके बाद हमने पशुओं का पालन किया, कृषि की, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमंस अपने जीवन को सरल बनाने के लिए करता है। और जितने भी हमने ये एक्टिविटीज की इनमें एक बात साझा है, मतलब अधिकांश एक्टिविटीज में एक बात साझा है कि वो सारी की सारी क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करती है। क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, मतलब मानव ने कई सारी गतिविधियां की जिससे ग्रीन हाउस गैसेज भारी मात्रा में निकली। अब हुआ ऐसे, जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेज धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता है। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ये जो सूर्य से आने वाले तापमान को ट्रैप करती है और धरती के वायुमंडल में ही उसको रहने देती है, जिससे धरती के वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता है। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसों की क्वांटिटी बढ़ती है धरती का तापमान भी उसी तरीके से बढ़ता रहता है, जिसके कारण आज हमने जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज भारी मात्रा में उत्सर्जित की है इसी कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी को साइंस की भाषा में, मतलब कि जैसे गैसें निकल रही है वायुमंडल में पहुंच रही है, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें जब वातावरण में जा रही है तो वातावरण में ये तापमान को बढ़ा रही है। इसी को साइंस की भाषा में ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम समझते हैं कि आखिर हमने इतनी सारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज कैसे उत्सर्जित की कि पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो गया। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में हम देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने इतनी बड़ी, मतलब भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे किया कि आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे पृथ्वी के मतलब क्लाइमेट में चेंज हो गया है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है CO2 उत्सर्जन का, मतलब इसी ग्राफ में राज छुपा है क्लाइमेट चेंज का। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1950 के बाद इस ग्राफ में रॉकेट लॉन्च की तरह मोड़ आया है। हम समझते हैं कि आखिर यह कारनामा हुआ कैसे। अब ये कारनामा हुआ ऐसे कि जैसे ही 1950 आया उससे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, मतलब 1750 में। उसके बाद से जो कोयला है उसका भारी मात्रा में पूरे वर्ल्ड ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि जब 1950 आया तब तक सारे देश जो है लगभग काफ़ी सारे वो सब कोयले का उत्पादन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और 18वीं सदी में आपके इंजन का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से कोयला भारी मात्रा में उपयोग में लाया जाने लगा। और हमने औद्योगिक क्रांति के बाद भारी मात्रा में कोयले का और मिट्टी के तेल का उपयोग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित हुई। और हम देखते हैं कि 1950 के महज 37 ईयर्स बाद पॉपुलेशन 2.5 बिलियन से 5 बिलियन पहुंच गई महज 37 ईयर्स में। आखिर ये कैसे, मतलब पॉपुलेशन डबल हो गई और पॉपुलेशन के डबल होने के कारण ये जो
ग्राफ है इतना तेजी से ऊपर बढ़ा। औद्योगिक क्रांति से पहले इतना कोयले का इस्तेमाल नहीं किया था और 1950 के बाद हमने भारी मात्रा में कोयले का उपयोग किया, जिससे हुआ ये कि पॉपुलेशन भी बढ़ी और कोयले का उत्सर्जन भी बढ़ा। क्योंकि इस वक्त ट्रेनों के भी काफ़ी सारे जाल बिछाए जा चुके थे, इस वक्त भाप के इंजन वाले जहाज आ चुके थे जो कोयले से चलते थे, ट्रेन भी कोयले से चलती थी। तो हमने भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये ग्राफ इतना ऊपर की ओर बढ़ा। जो 1950 में कार्बन एमिशन था पूरी दुनिया का, वो था लगभग 6 बिलियन। जैसे ही 37 ईयर्स बाद मतलब 1990 के आसपास ये कार्बन एमिशन उसका डबल नहीं ट्रिपल हो गया, मतलब ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गया। ये जो है वो 1990 में 20 बिलियन टन क्रॉस कर गया, मतलब 6 बिलियन से 20 बिलियन टन क्रॉस किया, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन भी डबल हो गई और हमने कार्बन एमिशन भी बढ़ा लिया कोयले की वजह से। अगर हम वर्तमान के एमिशन को देखें तो पूरे वर्ल्ड ने जो 2023 में एमिशन किया है वो है 37.79 बिलियन टन। और अगर मैं इसमें भी अग्रणी देशों की बात करूं तो चाइना अकेला, मतलब ये फर्स्ट पर है, चाइना अकेले ने 11.90 बिलियन टन। और दूसरे पर आता है यूएसए, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो दूसरे पर आता है जिसने 4.91 बिलियन टन उत्सर्जन किया है। और तीसरे पर हमारे भारत का नाम आता है। भारत ने एमिट किया है 3.06 बिलियन टन, जिसमें से चौथा शायद जर्मनी है जिसने कुछ 1 बिलियन के आसपास एमिट किया है। यूएन का मानना है कि 23.1 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। एवं इसका आंकड़ा जो है वो भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट 2022 की है उसके अनुसार 3 मिलियन लोगों ने भारत में भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। यूएन का मानना है कि पिछले जो 10 साल है, मतलब पिछले जो दशक है वो सबसे गर्म दशकों में से एक था और 2024 पिछले कई सारे सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल था। मतलब कि पिछले जो भी साल थे तो 2024 ने हर एक पिछले महीने का 2024 के महीने ने तापमान में रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन का मानना है कि अगले आने वाले कुछ ही दशकों में मतलब हम 1 मिलियन से ज़्यादा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों को हमेशा के लिए खोने वाले हैं। कि तापमान बढ़ेगा जिसकी वजह से कई सारे जगहों पर भारी मात्रा में प्राकृतिक आपदाएं आएगी, जैसे सूखा पड़ेगा, जंगलों में आग लगेगी, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो जंगलों में आग लगेगी और जिसकी वजह से भारी मात्रा में वन जलेंगे, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटीज खत्म होंगी और यहाँ तक कहा जाता है कि धूल के तूफान भी आ सकते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया है, अब ये एंडलेस है। अगर हम अब भी नेट जीरो हासिल कर ले तो भी इस प्रोसेस को कई साल तक रोक नहीं सकते। ह्यूमंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हम मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से, मैं सबसे पहले बताऊं जिसके लिए हमने ये सारा युद्ध किया था, मतलब हमने विकास के नाम पर जितने भी उत्सर्जन कर डाले वो सब अब उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो भारत जो है वो 2070 तक अपनी जीडीपी का 25% हिस्सा खोने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसी की वजह से हमारी जो है वो खाद्य व्यवस्था पहले से ही, मतलब चावल जो है वो 6% पैदावार उसमें गिर गई है। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन के अनुसार क्लाइमेट चेंज से मतलब 35% बच्चों में बौनापन बढ़ने की संभावना है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है और ये कहाँ से आ रही है, मतलब कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करती है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री का कितने प्रतिशत रोल है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आती है जो कि एनर्जी की है। 73.2% एनर्जी से मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेज इससे इतनी रिलीज होती है। हमारा दूसरा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज। मतलब जो भी हम पशु चराने के लिए या फिर खेती करने के लिए या फिर फॉरेस्ट्री है जिसे हम काट रहे हैं, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मतलब कुल मिला के जितना होता है वो है 18.4%। इस नंबर पर आती है इंडस्ट्री जिसका है 5.2%। जो भी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज चलती है इसका कुल मिला के रोल है मतलब 5.2%। ये कुल मिला के सारी इंडस्ट्रीज। नंबर पर आता है वेस्ट, मतलब हम गार्बेज बोलते हैं,
मतलब जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे भी एक बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है, जिसकी मात्रा है 3.2%। मतलब कि ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब इस ग्रीन हाउस गैसों को हम कम उत्सर्जित करना कैसे कर सकते हैं। वैसे भी कम कर सकते हैं, पेड़ लगाना हो गया, और ये जो हम सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, आप निजी वाहन से ज़्यादा आप एनर्जी बचा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे आप भारी मात्रा में बचाए। आप अपने पानी को बचाए ताकि जो पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एनर्जी यूज़ की जा रही है उसे कम किया जा सके। और आप अपने घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, कम से कम आप वेस्ट प्रोड्यूस करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है यूज़ कम करें। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्लाइमेट चेंज पर। मैं बताता हूँ क्यों। अगर हमारी जनसंख्या इतनी ही रही, अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो हमको जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। इतनी रहकर जनसंख्या क्लाइमेट चेंज को कम नहीं कर सकते। अगर हम वर्तमान देखें तो हम शायद 9 बिलियन प्लस क्रॉस कर चुके हैं, और यूएन का मानना है कि इस 2100 के एंड तक हम 11.2 बिलियन क्रॉस कर चुके होंगे। और हम जो भारत है वो तीसरे नंबर पर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। पर कैपिटा एमिशंस हमारा बहुत कम मात्रा में है। अगर हमें पर कैपिटा एमिशंस कम करना होगा तो हमारे पास एक बेहतर होना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि हमारे पास बेहतर पर कैपिटा एमिशंस नहीं है एज ए कंपेयर टू चाइना एंड यूएसए। क्योंकि जो ये कंट्रीज है इनके जो एक व्यक्ति का पर कैपिटा जो एमिशन है वो कई गुना ज़्यादा है एक भारतीय से। अगर हमारा पर कैपिटा एमिशंस ही इतना कम है तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज में योगदान दे सकते हैं। इसी से हमें एक सीखने को भी बात मिलती है, वो ये है कि अगर हम अपना पर कैपिटा एमिशंस बढ़ाएंगे तो क्लाइमेट चेंज तो होगा। अगर हम बढ़ाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, लेकिन हम अपनी जनसंख्या कम करेंगे और पर कैपिटा एमिशंस बढ़ाएंगे तो हम एक विकास की ओर भी बढ़ सकते हैं, और विकास की ओर बढ़ने के साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं। अगर हमें अच्छी जीडीपी चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के साथ साथ, तो हमें अपनी जनसंख्या कम करना बहुत जरूरी है। ये नहीं बोलना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने अपनी जनसंख्या कुछ ही दशकों में अगर कंट्रोल नहीं की तो क्लाइमेट चेंज बाद में रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 डिग्री के बाद ऑलरेडी साइंटिस्ट का मानना है कि फीडबैक चक्र चालू हो जाएंगे, फिर क्लाइमेट चेंज को रोकना इम्पॉसिबल। यही कहूँगा कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कम करें और क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच।